Good morning, my dear student. I heartily welcome to all of you in our today's class of simple harmonic motion. आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, सिंपल पेंडुलम एंड स्प्रिंग पेंडुलम के बेस पे जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं जेई में वो डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही अच्छे न्यूमेरिकल से लास्ट तक बने रहिए। अगर आपको ये वीडियोस हेल्प करें, प्लीज वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हाँ, कुछ बच्चे की कमेंट थी कि सर आप नीट पीवाई क्यूएस कब लेके आएंगे, तो ऑब्वियसली मैं उस पर भी सोच रहा हूँ, उसे भी प्लान करूंगा। बट पहले टारगेट है कि मैं जेई जो मैंने सीरीज स्टार्ट किया इसे पहले मैं कंप्लीट करूँ, इसके बाद मैं नीट पे भी जाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज की इस क्लास का पहला सवाल है, ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज सस्पेंडेड एट द एंड ऑफ मासलेस वायर ऑफ लेंथ l एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a. Young modulus of the material of the wire is y. If the mass is pulled down slightly, its frequency of oscillation along the vertical direction is what? तो एक सिंपल पेंडुलम है, ठीक है, और वो ऑसिलेट कर रहा है। सिंपल पेंडुलम जब ऑसिलेट करता है तो आप इसका फ्रीक्वेंसी बता सकते हो। वो होता है f इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट g/l। ये होता है जब वो अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहा है। बट यहाँ हमें बोला है कि ये जो वायर का जो है एल लेंथ है, वो वायर है वो कौन से मटेरियल, यंग मॉड्यूलस है इसका, जो मटेरियल का बना हुआ है इसका यंग मॉड्यूलस वाई। इफ द मास इज पुल्ड डाउन स्लाइटली फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटर, अगर ये वायर को थोड़ा खींच ले हम तो फिर इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगा, वो आपको बताना है। चलिए तो क्लास स्टार्ट करते हैं। फ्रीक्वेंसी का एक और फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए, जी बाई अंडर रूट g/l तो होता ही है, एक और होता है k/m। तो यहाँ हम k की वैल्यू फाइंड करेंगे और इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो इलास्टिक वायर, यहाँ पे अपने जो वायर है के लिए अपने पढ़े थे कि भाई सिग्मा इज इक्वल टू वाई इंटू एप्सिलेंट होता है। सिग्मा यानी f/a, दिस इज डेल्टा l/l। तो यहाँ अगर आप फोर्स को सब्जेक्ट बनाते हो तो फोर्स इज इक्वल टू वाई ए डेल्टा l/l, ऐसा आप लिखते हो। चलिए अब अगर देखा जाए तो यहाँ पे F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा l। तो यहाँ हमें जो K मिलेगा, K इज व्हाट, दिस इज द कंडीशन ऑफ SHM, दिस इज द व्हाट कंडीशन ऑफ SHM। और K की वैल्यू आप लिख सकते हो YA/L, YA/L। अब यही जो K आपको मिला यहाँ पे, इसकी वैल्यू आपको पुट करना है यहाँ पे। चलो यहाँ पे अगर आप पुट करते हो तो F इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट YA/L इंटू M। दिस इज योर आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। अब यहाँ ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन में YA/ML, ये रहा आपका ऑप्शन बी जो है, विच इज करेक्टली मैच विद द आंसर। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। लेट्स मूव। नया सवाल आपके सामने, नया सवाल का डेटा आपको दिया। व्हेन पार्टिकल ऑफ मास m इज अटैच्ड टू अ वर्टिकल स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट k and release, its motion is described by y is equal to y naught sin square omega t, where y is measured from the lower end of the unstretched spring, then omega is what? ओमेगा की वैल्यू आपको फाइंड करनी। तो ये भी एक अच्छा और इजी सवाल है। आपको यहाँ इक्वेशन दिया है y इज इक्वल टू वाई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो इसके लिए आपने पढ़ा है मैथ्स, तो आपके लिए बहुत ही आसान रहेगा। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का फॉर्मूला होता है 1 - cos 2 ओमेगा टी बाई 2।
अब यहाँ पे आप 2 को दोनों के डिवाइड में लिख सकते हो, तो वाई नोट बाई 2 लिखा जाएगा माइनस वाई नोट बाई 2 कॉस 2 ओमेगा टी, यहाँ 2 है, ठीक है। मैं चेंज ही कर देता हूँ, क्या लिखा है cos 2 omega t, cos 2 omega t, and this is y. Now, if we note down y minus y naught by 2 is equal to minus y naught by 2 cos 2 omega t, ये आपका इक्वेशन आया। अब ये इक्वेशन में अगर आप देखोगे तो ये हमारा जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू ये cos, हमारा जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वो क्या होता है, ये cos 2 ओमेगा टी, इसके साथ आप कंपेयर करेंगे तो एम्पलीट्यूड आपको कितना मिलेगा, y नॉट बाई 2। चलिए अब एट इक्विलिब्रियम पोजीशन की बात करें, एट इक्विलिब्रियम तो वहां पे जो इस पे फोर्स लगता है mg, वही रिस्टोरिंग फोर्स के बराबर होता है। और यहाँ जो एम्पलीट्यूड इज द एम्पलीट्यूड, x इज ऑल्सो एम्पलीट्यूड, इतना ही आप जितना यहाँ फोर्स लगेगा इसको खींचोगे तो उतना वो एक्सटेंड होगा, तो कितना एक्सटेंड हुआ, वाई नोट बाई 2। तो यहाँ के की एक्स की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, वाई नोट बाई 2 इज इक्वल टू एम जी। चलिए अब के बाई एम अगर आप लिखो तो इसे क्या लिखा जाएगा, 2g बाई वाई नोट, के बाई एम इज व्हाट, 2g बाई वाई नोट। वी ऑल नोज by theory omega is equal to अंडर रूट के बाई एम होता है, ओमेगा इज व्हाट, अंडर रूट के बाई ओमेगा। और यहाँ ओमेगा हमें दिया है 2 ओमेगा, अगर यहाँ देखो तो कितना है, 2 ओमेगा है। यहाँ 2 ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट के बाई एम होगा, तो हमें तो ओमेगा पूछा है, तो ओमेगा इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट के, यानी 2g बाई वाई नॉट। और यहाँ से 2 और √2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ एक बच जाएगा √2, तो ओमेगा की वैल्यू आएगी अंडर रूट जी बाई 2y0। यहाँ अगर आप ऑप्शन में मैच करते हो आंसर तो आपको ऑप्शन सी मिलेगा करेक्ट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। चलिए आई होप बच्चा भाटी आर यू गेटिंग क्लियर। लेट्स मूव फॉर अ नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम का डेटा दिया है आपको इस तरह से, ब्लॉक ऑफ मास m is attached to a massless spring is performing oscillatory motion of amplitude a. Block of mass m attached to a massless spring is performing oscillatory motion of amplitude a on a frictionless horizontal plane. If half of the mass of the block breaks off when it is passing through its equilibrium point, the amplitude of oscillation for the remaining system becomes f into a. The value of f is close to। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपको कह रहा है कि भाई एक स्प्रिंग सिस्टम लिए हमने, हॉरिजॉन्टल में रखा है और इसके साथ एक m मास का ब्लॉक अटैच किया हुआ है। अब ये जो ब्लॉक है वो क्या कर रहा है, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। मान लो ये क्या कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ऐसे मान लीजिए। तो massless spring performing oscillatory motion amplitude a on a frictionless horizontal plane, ये भी बोला है कि horizontal plane में if half of the mass of the block breaks off when it is passing through its equilibrium point, the amplitude of the oscillation। तो जब ये ब्लॉक, ये इसका मेन पोजीशन है, तो जब मेन पोजीशन से पास होता है तो ये जो मास है उसके दो पार्ट हो जाते हैं, वन इज m/2 अनदर इज m, हाफ मास रह जाता है, हाफ ब्रेक हो जाता है। तो आपको पूछा कि भाई
एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन फॉर रिमेनिंग सिस्टम बिकम एफ इंटू ए। एम्पलीट्यूड कितना हो गया, एफ इंटू ए हो गया। द वैल्यू ऑफ एफ इज, तो इट इज बेस्ड ऑन एनर्जी। किसके बेस पे सॉल्व करा जाएगा, एनर्जी। तो वी ऑलरेडी नो पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन सॉरी टोटल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो होती है मीन पे, टोटल एनर्जी एट मीन पोजीशन होता है 1/2 k²। अब सिंपल सी बात है, अगर मास यहाँ आधा हो गया तो इक्विलिब्रियम पोजीशन मास ऑफ द पार्टिकल बिकम हाफ, तो इट्स टोटल एनर्जी इज ऑल्सो बिकम हाफ। अगर मास आधा हो गया, क्योंकि के अंदर ही मास छुपा होता है, ओमेगा स्क्वायर इज व्हाट, k/m होता है। तो यहाँ पे k इज इक्वल टू आप सोच सकते हो m ओमेगा स्क्वायर। तो ये मास हाफ हुआ तो ऑब्वियसली टोटल एनर्जी भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो टोटल एनर्जी इज बिकम हाफ ऑफ दी 1/2 k²। इसका भी क्या हो जाएगा, हाफ। हाँ, तो ये टोटल एनर्जी तो था ही 1/2 k² इज इक्वल टू 1/4 ka²। ये टोटल एनर्जी जो है वो इनिशियल का हाफ हुआ था। अब एम्पलीट्यूड यहाँ ए डेस हो जाएगा, क्योंकि एम्पलीट्यूड चेंज होगा कि नहीं, मास हाफ हुआ तो ऑब्वियसली एम्पलीट्यूड में भी क्या होगा, चेंजेस होगा। तो यहाँ 1/2 k कैंसिल हो जाएगा। तो आपका फाइनल जो आंसर आएगा, a² इज इक्वल टू a²/2। एंड इफ वी रिमूव द स्क्वायर फ्रॉम द a', then you will get a/√2, a/√2। और यहाँ पे अगर आप इस एम्पलीट्यूड है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो f की वैल्यू आएगी 1/√2। f की वैल्यू कितनी आएगी, 1/√2। यहाँ आंसर में आप चेक करोगे तो आपको ऑप्शन ए जो है वो आंसर के साथ मैच करता हुआ दिखेगा। तो ये प्रॉब्लम के लिए सही आंसर है ऑप्शन ए। चलिए, तो इसी के साथ ये प्रॉब्लम कंप्लीट होता है। लेट्स मूव फॉर अ न्यू प्रॉब्लम। न्यू प्रॉब्लम का डेटा आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह से आपको दिया है। पर्सन ऑफ मास m is sitting on a swing of length L and swinging with angular amplitude theta naught। तो यहाँ आपको एक पर्सन दिख रहा है। देखिए, पर्सन आपको दिख रहा है, वो क्या कर रहा है, स्विंग कर रहा है। वो यहाँ झूला झूल रहा है, ठीक है। और झूलते झूलते वो खड़ा हो जाता है, झूलते झूलते वो खड़ा होगा तो ऑब्वियसली वो कुछ वर्क करेगा। तो वर्क डन बाय हिम आपको फाइंड करना है। वर्क डन बाय हिम, जब वो झूल रहा है बैठ के पहले, के बाद सडनली क्या करता है, वो स्टैंड अप व्हेन द स्विंग पासिस थ्रू इट्स लोवेस्ट पॉइंट। और कहाँ से पास हो, लोवेस्ट पॉइंट से जब पास हो तब ये क्या करता है, खड़ा हो जाता है, ठीक है। झूलते झूलते वो पहले बैठ के स्विंग कर रहा था, फिर इसके बाद स्टैंड अप होके स्विंगिंग करेगा। तो इसके लिए पर्सन ऑब्वियसली कुछ वर्क करेगा, तो वो वर्क आपको फाइंड करना है। वर्क डन बाय हिम आपको फाइंड करना है। चलिए, बहुत ही अच्छा सवाल है, देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखिए, तो ये लेंथ आपको एल दिया है, तो ये आप फाइंड कर सकते हो कि भाई थीटा इज इक्वल टू, इसको अपने एम्पलीट्यूड बोले तो एम्पलीट्यूड इज व्हाट, थीटा नॉट इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड अपॉन आर्क अपॉन रेडियस। तो ये एम्पलीट्यूड है। तो यहाँ आप a इज इक्वल टू लिख सकते हो थीटा नॉट इंटू एल, ठीक है। तो ए पर्सन का जब इनिशियल सिचुएशन होगा, फिर जब खड़ा हो जाएगा तो फिर वहाँ थीटा भी चेंज होगा, तो इसका वेलोसिटी भी चेंज होगा। पहले वेलोसिटी मीन पोजीशन पे v0 होता है। तो यहाँ हम ए प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। दो रूल्स, एंगुलर मोमेंटम
और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दो चीज से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। हाँ, थोड़ा लेंदी है, देख सकते हो। एंगुलर मोमेंटम क्या कहता है? इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो पहले ये बालक झूल रहा था, का मास m है, वेलोसिटी v0 है, और लेंथ जो है हेड स्प्रिंग का वो l है। फिर जब वो स्टैंड अप होके झूलना स्टार्ट करता है तो मास तो m ही रहेगा, बट वेलोसिटी अब चेंज v1, और लेंथ कुछ बढ़ी तो इसको l में से माइनस l, लेंथ कितना इंक्रीज हुआ? स्मॉल है, तो इसको l में से माइनस कर देंगे कैपिटल L में से। तो दिस इज द एम वी नॉट अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्या होता है? इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल। फिर दोनों को कंपेयर करोगे तो यहाँ से आपको वी नॉट की वैल्यू, या तो आप v1 फाइंड कर लेते, तो v1 की अगर हम सब्जेक्ट बनाए v1 को, तो एम वी नॉट एल बाई एम, एम भी कैंसिल कर सकते हो आप, तो m को भी लिखने की जरूरत नहीं है, अगर कैंसिल ही हो गया है तो फिर तो यहाँ आपका जो रिमेनिंग टर्म्स बच रहा है उसको लिख लीजिए, वी नॉट एल अपॉन एल माइनस एल, ये टर्म्स बच जाएगी। चलिए, अब वी नॉट हम जानते हैं, वी नॉट की वैल्यू हम जानते हैं, मैक्सिमम वेलोसिटी मीन पोजीशन पे होती है ओमेगा, और ओमेगा ये कितना है अपना? थीटा नॉट एल, और ओमेगा होता है अंडर रूट जी बाई एल। तो यहाँ से अंडर रूट एल और अंडर रूट एल कैंसिल हो जाएगा, ये थीटा नॉट under root L G. This is the initial velocity. So now if we apply the concept of according to conservation of energy वाला concept लगाएं, तो एनर्जी का कंसेप्ट क्या करता है? अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, काइनेटिक, अकॉर्डिंग टू वर्क काइनेटिक एनर्जी थियरम, आप इसको ये भी वर्क काइनेटिक एनर्जी थियरम, W इज इक्वल टू डेल्टा के। तो वर्क जो यहाँ हुआ तो वर्क दो हुआ, एक तो पर्सन ने किया, प्लस एक वर्क होता है ग्रेविटी के अगेंस्ट में, दूसरा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये हुआ 1/2 mv1 स्क्वायर माइनस 1/2 m वी नॉट स्क्वायर। जब एक्सट्रीम पे था तो वी नॉट था, जब मीन पोजीशन पे आ जाएगा तो वेलोसिटी हो जाएगा v1। चलिए, तो यहाँ जो वेलोसिटी में चेंज हुआ, क्योंकि इन्होंने जो वर्क किया अगेंस्ट द ग्रेविटी, वो किसके बराबर होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चलिए, तो यहाँ पे आप वैल्यूज पुट करेंगे, W पर्सन माइनस वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी किया, तो इट इज कॉल्ड mgl, यहाँ आप कैपिटल M लिख सकते। 1/2 कैपिटल M, v1 की वैल्यू हमारे पास है वी नॉट स्क्वायर एल स्क्वायर बाई एल माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/2 m थीटा नॉट स्क्वायर अंडर रूट एल बाई अंडर रूट एल जी, अंडर रूट एल जी हमें दिया हुआ है, तो हम इससे 1/2 m वी नॉट स्क्वायर को मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, एक ब्रैकेट में लिख देता हूँ एल स्क्वायर, डिवाइड में भी एल स्क्वायर कॉमन निकाल के 1 माइनस एल बाई एल का होल स्क्वायर, और यहाँ बच जाएगा -1 इज इक्वल टू वर्क डन बाय पर्सन एंड वर्क डन बाय ग्रेविटी। तो अगर आप यहाँ से देखें तो ये जो है टर्म्स ऊपर जाएगा तो क्या होगा? ये टर्म्स अगर ऊपर गया तो ये एल स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये टर्म ऊपर गया तो 1 माइनस एल बाई एल रेज टू -2 -1 इज इक्वल टू डब्ल्यू पी माइनस एम जी एल।
तो 1/2m v नॉट स्क्वायर, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल एक्सपांसन है, -2 अंदर आ जाएगा तो 1 + 2l/l -1 इज इक्वल टू WP -mgl। यहाँ से 1 1 कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेनिंग टर्म्स जो है वो 1/2m v नॉट स्क्वायर इंटू 2l/l इज इक्वल टू WP -mgl। तो ये इतना बच जाएगा। अब हम क्या करते हैं, वर्क डन बाय पर्सन फाइंड करना है, तो इसको सब्जेक्ट बना लेते हैं, इसको इस साइड लेके जाते हैं। तो यहाँ आपका आ जाएगा 1/2m वी नॉट स्क्वायर की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, थीटा नॉट स्क्वायर GL इंटू 2l/l प्लस mgl। तो यहाँ से 2 2 कैंसल आउट हो जाएगा, LL भी कैंसल हो जाएगा, और आप यहाँ से कॉमन निकाल सकते हो, mgl कॉमन आ जाएगा, एक ब्रैकेट में बचेगा थीटा नॉट स्क्वायर प्लस 1। दिस इज द वर्क डन बाय पर्सन। तो यहाँ आप ऑप्शन में देखेंगे, तो ऑप्शन में mgl इंटू 1 प्लस थीटा नॉट स्क्वायर, ऑप्शन बी जो है विच इज करेक्टली मैच विद द आंसर। So for this problem, option बी जो है वो इसके लिए करेक्ट आंसर है, ये प्रॉब्लम के लिए। थोड़ा लेंदी था, ठीक है, थोड़ा आपको ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा ऐसे न्यूमेरिकल। तो ऐसे न्यूमेरिकल्स हम जनरली कीप करें वही बेटर है। यही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो होता है इसमें आपको ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं उसको फाइंड करके स्किप करना, ये स्किल के पास होनी चाहिए, और एक स्किल तभी डेवलप होती है जब आप नंबर ऑफ MCQs की प्रैक्टिस करें। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि भाई इट टेक्स टू मच टाइम, और कुछ जो इजी होते हैं उसको पहले प्रायोरिटी देके कंप्लीट करो, तो आप आसानी से जेई हो या नीट हो या कोई भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, आप आसानी से इसको क्रैक कर सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ज्ञान की बात हो गई। अगला सवाल आपके सामने है, a simple pendulum oscillating in air has time period t. The bob of pendulum is completely immersed in a non-viscous liquid. Density of the liquid is 1/16. The part the of the material of the bob. The bob is inside liquid all the time. Its period of oscillation in the liquid is. तो बहुत ही अच्छा सवाल है ये भी, कि पहले भाई एक पेंडुलम है आपके पास, वो आसानी से यहाँ सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है। फिर इसके बाद इस सिस्टम को उठा के आप कहाँ पे रखोगे, लिक्विड के अंदर। तो लिक्विड के अंदर रखते हो तो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है फ्लूइड मैकेनिक्स में कि भाई वेट फोर्स डाउनवर्ड लगता है, बायोन्सी फोर्स अपवर्ड लगता है, तो आप इसका जो नेट फोर्स होता है इस पे वो चेंज हो जाता है। तो वही आपको जी इफेक्टिव निकाल लो। फिर इसके बाद बहुत ही आसान है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला तो हम जानते हैं, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम when it is oscillating in air medium। कौन से मीडियम में, एयर मीडियम में। तो जब एयर मीडियम में ओसिलेट करता है तो टाइम पीरियड हम जानते ही भाई टी इक्वल टू 2π√L/g होता है। तो यहाँ आप का जी इफेक्टिव निकाल सकते हो, जी इफेक्टिव हो जाएगा G
जी बाई 16, यानी 16 यहाँ मल्टीप्लाई होगा जब आप इसको लिक्विड के अंदर रखोगे, तो 16 यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो 16g माइनस जी यानी 15g बाई 16। तो आप लिख सकते हो भाई टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम व्हेन इट इज oscillating within the liquid। तो आप इसको लिखोगे टी डैश इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी डैश, एल बाई जी डैश, और 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी डैश यानी 15g बाई 16। तो 16 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ जो 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी है इसको आप लिख सकते हो टी। इसे आप क्या नोट कर सकते हो, टी भी नोट कर सकते हो। तो यहाँ आपका जो आंसर है टी अंडर रूट 16 बाई 15 यानी कि 4t बाई अंडर रूट 15, 4t बाई अंडर रूट 15 ऐसा आपका आंसर आएगा। तो यहाँ आप ऑप्शन के साथ अगर मैच करेंगे तो ऑप्शन सी जो है इट इज करेक्टली मैच विद द आंसर। ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस प्रॉब्लम। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की ओर। अगले प्रॉब्लम का डेटा आप देख सकते हैं। अगला सवाल रहा है आपके सामने। क्वेश्चन के डेटा में कुछ इस तरह से दिया है, टू लाइट आइडेंटिकल स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के आर अटैच्ड हॉरिजॉन्टली एट द टू एंड्स ऑफ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल रॉड AB of length L and mass M। दो आइडेंटिकल स्प्रिंग है और दोनों जो है वो किसके साथ, रॉड के एंड्स के साथ स्प्रिंग अटैच्ड है। तो रॉड इज पाइवोटेड एट सेंटर, और रॉड कहाँ से पाइवोट किया हुआ है, सेंटर, and can rotate freely in horizontal plane. The other ends of two strings are fixed to rigid supports as shown in figure। और दोनों जो स्प्रिंग है उसके एंड कहाँ पे, रिजिड सपोर्ट यानी कि फिक्स सपोर्ट के साथ अटैच है। The rod is gently pushed through a small angle and release the frequency of resulting oscillation। हाँ, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, ये जो स्प्रिंग है मतलब दोनों में से कोई एक, यहाँ से अगर हम रॉड को जेंटली पुश देते हैं बहुत ही माइनर स्मॉल एंगल थीटा पे, तो इस साइड है ये जो स्प्रिंग है वो इस साइड कंप्रेस होगा, तो ये स्प्रिंग ऐसे कंप्रेस होगा, ठीक है। अभी जो कंप्रेशन है वो इतना है, इतना हमने यहाँ से जेंटली पुश किया होगा, तो ये लेंथ L/2 है, ये थीटा है, तो इसके कंपोनेंट ले लो, दिस इज L/2 cos थीटा एंड दिस लेंथ इज L/2 sin थीटा। यानी कि आपने कितना लेंथ इसको कंप्रेस की स्प्रिंग को, L/2 sin थीटा। तो ऑब्वियसली अपोजिट में एक रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा जो इसको यहाँ पे लेके आएगा, और ये जो रॉड है वो फिर ऐसे होगा, मतलब ऐसे आने का प्रयास करेगा, ऐसे ओसिलेट करेगा यहाँ पे, ठीक है। इसी के बीच में ओसिलेट करेगा, यहाँ आ गया वापिस, फिर वापिस जाएगा, कंटिन्यू मोशन चलेगा। तो यहाँ आप रिस्टोरिंग फोर्स के बारे में जानते हैं, F इज इक्वल टू के एक्स, जिसमें आपका x कितना होगा ये आपको यहाँ मिल गया, दिस इज L/2 sin थीटा। तो रिस्टोरिंग फोर्स जो लगेगा स्प्रिंग के अंदर, इट विल फाइंड बाय दिस इक्वेशन F इज इक्वल टू के L/2 sin थीटा। तो अब यहाँ रोटेशनल मोशन हो रहा है, कौन सा मोशन, रोटेशनल। तो रोटेशनल के लिए अपने पढ़े R क्रॉस F होता है। अब R की बात की जाए तो R जो है वो L/2 cos थीटा है, दिस इज L/2 cos थीटा, दिस इज R, ठीक है। एंड फोर्स ऐसे लगेगा, फिर जब वो यहाँ आ जाएगा अलोंग द वर्टिकल पोजीशन तो फोर्स ऐसे लगेगा। तो L/2 cos थीटा
और एफ आप फाइंड करोगे तो एफ मिलेगा KL/2 साइन थीटा। और सिंप्लीफाई करें तो यहाँ हमें मिलेगा KL²/4 2 साइन थीटा कॉस थीटा। 2 नहीं आएगा बट 2 से डिवाइड किया और 2 से मल्टीप्लाई किया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा। तो ये हो जाएगा KL²/8 साइन 2 थीटा। दिस इज द टॉर्क। तो अब टॉर्क फाइंड कर लिया, फिर इसके बाद आप कंसेप्ट लगा सकते हो भाई थीटा इज वेरी स्मॉल, ऐसा क्वेश्चन भी बोल दिया है। ठीक है, थीटा इज वेरी स्मॉल मतलब हम जेंटल पुश दे रहे हैं, द रॉड इज जेंटली पुश टू अ स्मॉल एंगल। क्या दिया है? स्मॉल एंगल। थीटा इज वेरी स्मॉल, तो इसके लिए आप साइन 2 थीटा को 2 थीटा लिख सकते हो। चलिए, अब टॉर्क इज इक्वल टू KL²/8 इंटू 2 थीटा, तो 2 2 कैंसल आउट, KL²/4 इंटू थीटा। तो टोटल ये तो एक साइड का हुआ, ये दूसरी साइड भी, तो टोटल टॉर्क कितना होगा? टोटल टॉर्क तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, स्क्वायर/4 थीटा, यानी टोटल टॉर्क आएगा KL²/2 इंटू थीटा। तो अब मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड पे सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ आप लिख सकते हैं, आपको जो टॉर्क का फॉर्मूला मिला, टॉर्क इज इक्वल टू KL²/2 इंटू थीटा। तो हमने पढ़ा है दिस इज द कंडीशन ऑफ SHM। दिस इज व्हाट? कंडीशन ऑफ SHM। टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। और यहाँ ये जो KL²/2 है, तो आप K बोलो, KL²/2 C अलग कॉन्स्टेंट, क्योंकि K तो ऑलरेडी इधर यहाँ पे आ गया, तो इसको नाम दिया कॉन्स्टेंट C। C इज इक्वल टू KL²/2। नाउ टाइम पीरियड, हमें फ्रीक्वेंसी बोला है, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? तो फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू 1/2π√C/I। तो ये फॉर्मूला, इसमें आपको वैल्यूज रखना है। F इज इक्वल टू 1/2π√C। ये आपका आया KL²/2, और I जो है दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड, एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट रॉड, ये जो रॉड है, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया about its the axis is passing through from center of mass and perpendicular to length। लेंथ के परपेंडिकुलर क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस 1/12 ml² होता है। तो इसकी वैल्यू रख दो यहाँ पे 1/12 ml²। तो यहाँ से 2 2 कैंसल, तो यहाँ 6 बच जाएगा, L² भी कैंसिल हो जाएगा, 6 ऊपर चला जाएगा, तो 1/2π अंडरवुड में 6K/m, 6K/m। तो यहाँ आप ऑप्शन के साथ मैच करेंगे, 1/2π अंडरवुड 6K/m। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी जो है वो आंसर के साथ मैच कर रहा है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है फॉर दिस प्रॉब्लम। आई होप गाइस आर यू क्लियरली अंडरस्टैंड। लेट्स मूव फॉर अ नए प्रॉब्लम का डेटा आप देख सकते हैं। मैं आपको दिया हुआ है, सिंपल पेंडुलम मेड ऑफ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L and bob of mass m is released from small angle theta naught. It strike a block of mass m capped on a horizontal surface at its lowest most point of oscillation elastically bounces back and goes up to an angle θ1। देखो ये क्वेश्चन में कुछ इस तरह से बोला है, यहाँ ये अभी बॉब है, एंगल है θ0,
और ये जो पोजीशन है वहाँ एक ब्लॉक पड़ा है m मास का, और ये जो बॉब है वो यहाँ पे स्ट्राइक करता है। स्ट्राइक करने के बाद यहाँ से रिबाउंड होगा तो वो एंगल बनाएगा θ1, अपना एंगल बनाएगा θ1, बाउंसेस बैक एंड गोज अप टू एंगल θ1। तो m इज गिवन बाय, तो m जो है मास ऑफ द ब्लॉक, जो ये ब्लॉक है इसका मास आपको फाइंड करना। चलो, बहुत ही बढ़िया सवाल है, इसे हम सॉल्व कर सकते हैं वर्क एनर्जी थियरम। अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थियरम, ये हाइट कितना होगा? ये थीटा नॉट है, लेंथ एल होता है, तो इसे हम एल कॉस थीटा बोल सकते हैं, और ये पूरा जो लेंथ है वो है एल। तो एल माइनस एल कॉस थीटा यानी कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, यहाँ इसकी पोटेंशियल एनर्जी इतनी, यहाँ है तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, तो ऑब्वियसली वो किस में कन्वर्ट हुआ? काइनेटिक में। तो अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थियरम, तो वर्क इज इक्वल टू डेल्टा के चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आप mgl माइनस mgl cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वेयर माइनस 1/2 mu स्क्वेयर। चलिए, तो यहाँ से मैं mgl को कॉमन निकाल लूँ, तो आ जाएगा 1 माइनस cos थीटा नॉट, हाँ यहाँ अपने cos थीटा नॉट ले रहे हैं। ठीक है, पहले थीटा नॉट एंगल दिया है ना, और इनिशियल वेलोसिटी एक्सट्रीम पे तो 0 होता है, तो 1/2 mv। यहाँ अगर आप v को सब्जेक्ट बना लो, तो दिस इज अंडर रूट 2gl इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा नॉट, ऐसे आप लिख सकते हैं इसे। चलिए आगे अगर हम देखें तो आफ्टर कोलिजन के बाद क्या होता है? आफ्टर कोलिजन विथ ब्लॉक, अब हम वापिस कंजर्वेशन लगाते हैं अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थियरम आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के पहले जो बॉब है इसका वेलोसिटी ये था, ये हमने फाइंड कर लिया अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थियरम। ये हमने फाइंड कर लिया वेलोसिटी ऑफ बॉब व्हेन इट स्ट्राइक द ब्लॉक। तो आफ्टर कोलिजन के बाद क्या होता है? तो इट विल रिटर्न, यहाँ कोलाइड होने के बाद यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ये यहाँ से रिटर्न जाएगा वेलोसिटी 1 से, और कितने एंगल पे जाके स्टेबल हो जाएगा? θ1। ठीक है, इतना हाइट पे स्टेबल होगा। ये जो लेंथ है वो हो जाएगा L cos θ1, और ये पूरा लेंथ पहले था L। तो सेम वापिस कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाएंगे, तो वही mgl 1 माइनस कॉस θ1 इज इक्वल टू, हाँ यहाँ टकराया तो एनर्जी 0, जब यहाँ पहुँचेगा तो वेलोसिटी 0 हो जाएगा, और यहाँ से रिटर्न आएगा तो वेलोसिटी होगा 1/2 mv1 स्क्वेयर, फाइनल 0 हो जाएगा। तो यहाँ से भी अगर हम mm कैंसल आउट कर देते हैं, तो v1 हमें मिलेगा अंडर रूट 2gl 1 माइनस कॉस θ1। ये हमारा दोनों वेलोसिटी आ गया बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन। चलिए अब हम देखें, तो इसको मैं यहाँ जगह नहीं है तो नेक्स्ट स्लाइड सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ आप इसको लिख सकते हैं कि ये था ब्लॉक
इसका मास m की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आ जाएगी, और इलास्टिक कोलिजन है तो इसको वेलोसिटी v नॉट मिलेगी। और यहाँ से ये जो बॉब है वो रिटर्न आया v1 से। कितने से रिटर्न आया? v1 से। तो यहाँ आप लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ linear momentum p initial is equal to p final। तो p initial mv is equal to फाइनल मोमेंटम। पहले तो सिर्फ वेलोसिटी किसका था? बॉब का, और इसका मास है। फिर आफ्टर कोलिजन क्या हुआ? ब्लॉक है वो v नॉट वेलोसिटी से आगे गया mv नॉट, और जो बॉब है वो v1 वेलोसिटी से गया, माइनस mv1। दिस इज इक्वेशन 1। इसको इक्वेशन 1 दे दो। तो यहाँ बोला है कि भाई कोलिजन इलास्टिक है, और इलास्टिक कोलिजन, और इलास्टिक कोलिजन हम जानते हैं कि भाई ई क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। और ई इज व्हाट? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो है पहले v नॉट प्लस v1 था, क्योंकि ये v नॉट से आगे बढ़ा और ये v1 से, तो माइनस होता है। बट एक का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, एक का इस डायरेक्शन, दोनों में से किसी एक को माइनस लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होगा v नॉट प्लस v1, और इनिशियल वेलोसिटी था v, और ये 1 होता है क्योंकि ये इलास्टिक कोलिजन है। तो v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस v1। अब हम क्या करते हैं? दोनों साइड कैपिटल M से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा mv इज इक्वल टू mv नॉट प्लस mv1। यहाँ लिख सकते हो बोथ साइड मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल M। दोनों साइड हमने कैपिटल M से मल्टीप्लाई की। तो ये जो हमें इक्वेशन मिलेगा इसको आप इक्वेशन 2 बोल सकते हो। तो नाउ इफ वी डू इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, 2 में से 1 को माइनस कर देते। तो यहाँ देखो mv है, यहाँ है स्मॉल m इंटू वी, तो v बाहर आ जाएगा, m माइनस m इज इक्वल टू, यहाँ अगर आप एम वी नॉट माइन प्लस एम वी वन, अब यहाँ से इसको माइनस करेंगे इक्वेशन, तो ये एम वी नॉट माइनस माइनस प्लस एम वी वन हो जाएगा। तो एम वी नॉट कैंसिल हो जाएगा, और इसमें से कॉमन निकलेगा वी वन। इससे भी आप लिख सकते हो एम प्लस एम माइनस एम। चलिए, तो यहाँ से अपने अगर सब्जेक्ट बना लेते हैं एम माइनस एम अपॉन एम प्लस एम इज इक्वल टू वी वन बाई वी, और वी वन हमने कैलकुलेट किया था अंडर रूट 2gl 1 माइनस कॉस थीटा 1 अपॉन अंडर रूट 2gl 1 माइनस कॉस थीटा नॉट। तो अंडर रूट 2gl कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जो रिमेनिंग टर्म बचेगा वो होगा m माइनस एम अपॉन एम प्लस एम इज इक्वल टू, एक ब्रैकेट में बचा 1 माइनस कॉस थीटा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा नॉट। चलिए, अब आप इसे m माइनस एम अपॉन एम प्लस एम, तो मैथ्स का एक और फॉर्मूला आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। 1 माइनस कॉस थीटा 1 को आप लिख सकते हो 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 बाई 2 अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा नॉट को लिख सकते हो 2 साइन स्क्वायर थीटा नॉट बाई 2। ऐसा आप
यूज कर सकते हो। और सेम ईयर √2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो m माइनस एम अपॉन एम प्लस एम इज इक्वल टू थीटा इज वेरी स्मॉल, तो इसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो थीटा 1/2 और थीटा नॉट बाई 2। ठीक है, थीटा इज वेरी स्मॉल, ये हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। तो आप साइन थीटा 1/2 को थीटा 1/2 लिख सकते हो, साइन थीटा थीटा नॉट बाई 2 को लिख सकते हो थीटा नॉट बाई 2। ये 2 कैंसल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं m माइनस एम अपॉन एम प्लस एम इज इक्वल टू थीटा 1 अपॉन थीटा नॉट। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, m थीटा नॉट माइनस m थीटा नॉट इज इक्वल टू m थीटा 1 प्लस m थीटा 1। चलिए, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ ये m वाली टर्म इस साइड आ जाएगी और ये वाली टर्म इस साइड जाएगी, तो इसमें m कॉमन आ जाएगा। तो थीटा नॉट माइनस थीटा 1 इज इक्वल टू m कॉमन थीटा 1 प्लस थीटा नॉट, और यहाँ से हमें कैपिटल M चाहिए, तो इसको सब्जेक्ट बना ले, तो थीटा 1 प्लस थीटा नॉट अपॉन थीटा नॉट माइनस थीटा 1 इंटू m। दिस इज द फाइनल आंसर। चलिए, अगर आप ऑप्शन के साथ मैच करें तो यहाँ आप देख सकते हैं ऑप्शन सी जो है वो मैच कर रहा है थीटा नॉट प्लस थीटा 1 अपॉन थीटा नॉट माइनस थीटा 1। तो करेक्ट आंसर ये प्रॉब्लम के लिए रहेगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। चलो, आई होप गाइस आर यू क्लियरली अंडरस्टैंड। बहुत ही बड़ा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में स्किप ही करने होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की ओर। अगले प्रॉब्लम का डेटा ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन के डेटा में कुछ इस तरह से आपको दिया हुआ है। सिंपल हार्मोनिक मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय y इज इक्वल टू फाइन ब्रैकेट sin 3 pi t प्लस √3 cos 3 pi t सेंटीमीटर एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड ऑफ द मोशन r। बहुत ही इजीएस्ट क्वेश्चन आप बोल सकते हो। y इज इक्वल टू 5 sin 3 pi t प्लस pi√3 cos 3 pi t, ये दो सिंपल हार्मोनिक मोशन का कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे हम एम्पलीट्यूड के लिए लिख सकते हैं a1 स्क्वेयर प्लस a2 स्क्वेयर। तो a1 हमारा है पाई का स्क्वेयर प्लस pi√3 का स्क्वेयर, यानी कि 25 प्लस 75। तो ये आपको मिलेगा √100 यानी 10। तो जो ये आंसर है इसका एम्पलीट्यूड होगा 10 सेंटीमीटर। और टाइम पीरियड के लिए आप लिख सकते हो ओमेगा इज इक्वल टू 3 पाई, ये आपको दिया है। तो ओमेगा इज 2 पाई/t, 3 पाई 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 कैंसल आउट, तो t इज इक्वल टू 2/3 सेकंड। अगर आप ऑप्शन के साथ मैच करते हो तो ऑप्शन ए जो है इज करेक्ट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम, क्योंकि एम्पलीट्यूड आपका होगा 10 सेंटीमीटर और टाइम पीरियड जो है वो होगा 2/3 सेकंड। So I hope guys are you clearly understand. Let's move for a new problem. नए प्रॉब्लम का डेटा आप देख सकते हैं, ये भी आपके सामने आ गया है। A simple pendulum of length 1 meter is oscillating with an angular frequency 10 रेडियन पर सेकंड। तो ये बात कर रहे हैं इसकी फ्रीक्वेंसी, ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, दिस इज द 10 रेडियन पर सेकंड दिया है आपको। The support of the pendulum start oscillating up and down with a small angular frequency 1 रेडियन पर सेकंड। दूसरा आपको फ्रीक्वेंसी दिया है सपोर्ट फ्रीक्वेंसी। ये सपोर्ट है, इट इज ऑल्सो ऑसिलेटिंग विथ 1 रेडियन पर सेकंड एंड एम्पलीट्यूड इट इज ऑल्सो गिवन, दिस इज 10⁻²m मीटर। रिलेटिव चेंज इन एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द पेंडुलम इज बेस्ड गिवन बाय। कहने का मतलब एक ही है, सपोर्ट है। यहाँ पेंडुलम जो है वो अपनी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से तो वाइब्रेट कर ही रहा है,
फ्रीक्वेंसी है 10 रेडियन पर सेकंड। दूसरा आपका ये जो सपोर्ट है वहां से मान लो कि ये सपोर्ट है वो हिल जाता है, तो ये यहाँ से सपोर्ट से भी ये वाइब्रेट करता है कितने रेडियन पर सेकंड से 1 रेडियन पर सेकंड, यानी कि ये जो फ्रीक्वेंसी है सपोर्ट की वो दी है 1 रेडियन पर सेकंड, प्लस साथ में एम्पलीट्यूड भी दिया है 10⁻⁻² मीटर, इतने एम्पलीट्यूड से वो यहाँ से भी वाइब्रेट कर रहा है। तो आपको पूछा द रिलेटिव चेंज इन एंगुलर फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव चेंज यानी डेल्टा ओमेगा बाई ओमेगा आपको पूछ रहे हैं। बहुत ही आसान सवाल है। देखिए हम ओमेगा जानते हैं कि भाई ओमेगा का फॉर्मूला होता है √G/L। अगर हम यहाँ पे यूनिट एंड डायमेंशनल एनालिसिस में जो एरर पढ़ा था हमने वो अलग कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाए, तो डेल्टा ओमेगा बाई ओमेगा इज व्हाट, दिस इज 1/2 डेल्टा G/G। ये आपका रिलेटिव चेंज इन आप बोल सकते हो कि रिलेटिव चेंज इन एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ गया। अब आपको इफेक्टिव डेल्टा जी फाइंड करना है, तो डेल्टा जी फाइंड करने के लिए 1/2 डेल्टा जी यानी चेंज इन एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन जो होता है मैक्सिमम आपने पढ़ा हो, तो इसका फॉर्मूला ही होता है चेंज ए ओमेगा स्क्वेयर, ये सपोर्ट फ्रीक्वेंसी का, माइनस माइनस ए ओमेगा ए स्क्वेयर बाई जी। तो यहाँ 1/2 ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो यानी 2a ओमेगा ए स्क्वेयर बाई जी। तो ये 2 कैंसल आउट, ये है अपने पास 10⁻², ओमेगा स्क्वेयर यानी 1 स्क्वेयर, जी यानी 10, इट विल कम 10⁻3, 10⁻3। और आप ऑप्शन में देखो तो ऑप्शन ए जो है विच इज मैच विद द आंसर, सो करेक्ट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम इज ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की ओर। अगले प्रॉब्लम का डेटा ये रहा आपके सामने, द मास एंड द डायमीटर ऑफ द प्लैनेट आर 3 टाइम्स द रिस्पेक्टिव वैल्यू ऑफ अर्थ। तो बहुत ही अच्छा सवाल है, आपको दिया हुआ है कि भाई मास ऑफ प्लैनेट जो है वो 3 टाइम्स है देन मास ऑफ अर्थ, और डायमीटर ऑफ प्लैनेट विच इज ऑल्सो 3 टाइम्स देन डायमीटर ऑफ अर्थ दिया है। मास एंड डायमीटर ऑफ प्लैनेट आर 3 टाइम्स द रिस्पेक्टिव वैल्यू ऑफ अर्थ। द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑन अर्थ, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन अर्थ की सरफेस पे 2 सेकंड है, तो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द सेम पेंडुलम ऑन द प्लैनेट वुड बी। तो यही जब पेंडुलम एक प्लैनेट के ऊपर ऑसिलेट करेगा तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा। तो बहुत ही बढ़िया सवाल है। पहले तो आपको ग्रेविटी के बारे में पता होना चाहिए, ग्रेविटी ऑफ प्लैनेट फाइंड कर लेते हैं। तो दिस इज G/m² बाई RP स्क्वेयर होता है, एंड RP इज व्हाट, दिस इज द dP/2। तो यहाँ आप इसकी वैल्यूज रखोगे तो GMP इंटू 4 बाई DP स्क्वायर, और 4 कैंसिल ही हो जाएगा। DP स्क्वायर की बात करें तो GP जो है G इंटू मास 3 me अपॉन DP यानी 9 इंटू डी स्क्वायर, और ये 4 तो एज इट इज रहेगा, तो यहाँ 3 कैंसल आउट, तो GME इंटू 4/d² यानी दिस इज G। अगर आप अर्थ के लिए लिखोगे तो अर्थ के लिए फॉर्मूला क्या लिखा जाएगा, GME इंटू 4/DE²। तो G लिख दो इसकी जगह पे, तो G/3 हो जाएगा। GP कितना हो जाएगा, दिस इज द G/3। अब आपके लिए प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि टाइम पीरियड प्लेनेट दिस इज T इज इक्वल टू 2π√L/GP, और अर्थ के लिए लिखोगे तो 2π√L/G। तो दोनों का रेशियो लो तो 2π√L इज कैंसल आउट, बट G/GP लिखा जाएगा।
चलिए और सिंप्लीफाई करें तो TP इज इक्वल टू टी इंटू अंडर रूट में GE अपॉन GP होता है GE बाई 3, तो जी कैंसल आउट, P है 2, 3 ऊपर चला जाएगा तो 2 अंडर रूट 3 second. This is the correct answer for this problem. Here you can see option D is correctly matched with the answer. तो सही आंसर ये प्रॉब्लम के लिए ऑप्शन डी के साथ आज का ये क्लास कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय ऑल वीडियोस।